हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज है आपका 26 जून और 26 जून को आपका एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का अंतिम दिन था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उनसे प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है, कल सीपीयू का एग्जाम स्टार्ट है, इसके अलावा 1 जुलाई से आपका CHSL का एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, तो उन सब एग्जामों में आपको यहाँ से मदद है जो कि मिलेगा। ठीक है, कुछ में मिले या ना मिले, लेकिन जीके जिसके पोर्शन में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर एसएससी सिलेक्शन फेज 12 एग्ज़ाम में, ठीक है, पूछे गए लगभग 300 प्लस प्रश्नों का, यहाँ 200 लिखा गया है, आप आज का प्रश्न मिला दें तो 300 हो जाएगा। आज और कल का, तो 300 प्लस प्रश्नों का PDF लेना चाहते हैं, जो कि आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेगा। मात्र 25 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा, तो ये PDF आपको मिल जाएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में। यहाँ से जो प्रश्न है आपको वही निस्संदेह CPO CHSL एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता शर्तों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 57 हो जाएगा। अनुच्छेद 57 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता शर्तों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। ठीक है, एक सवाल आपका यहाँ से ये भी बनता है कि अगर भारत में अगर आप कितनी बार अधिकतम से राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, अधिकतम कितनी बार, तो यहाँ इसका कोई लिमिट नहीं दिया गया है कि आप कितनी बार बन सकते हैं। जितनी बार आप में योग्यता है, जितनी बार आप बन सकते हैं उतनी बार बनिए। 1 बार बनिए, 2 बार बनिए, 3 बार बनिए, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है। ठीक है, जिस प्रकार आपको मालूम होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा जो है वो कोई भी आपका राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखे भी होंगे, जो बराक ओबामा है 2 कार्यकाल पूरा किए हैं, इसके बाद तीसरा बार वो चुनाव ही न लड़े। ठीक है, वहाँ पर संविधान का अलग है, लेकिन भारत का अपना अलग है। भारत में आप लोग है जो कि कितने बार भी राष्ट्रपति है जो कि बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था। नेक्स्ट उसमें पूछा गया कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो हरिप्रसाद चौरसिया की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। ठीक है, तो बांसुरी इसका राइट आंसर है। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करते हैं तो जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। वह एक भारतीय संगीत निर्देशक, शास्त्रीय बांसुरी वादक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाते हैं। इसके अलावा उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था और 2013 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु में चौरसिया के जीवन और विरासत को दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने गण सम्रादनी लता मंगेशकर पुरस्कार 2021-22, पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण 2000 में पुरस्कार जो कि इन्होंने जीता है। साथ ही सत्या सरन द्वारा उनकी आधिकारिक जीवनी वेट ऑफ गोल्ड 2019 और सुरजीत सिंह की बांसुरी सम्राट हरिप्रसाद चौरसिया की कुछ जीवनियाँ भी हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था, यानी कि लाल कुर्ता आंदोलन। ठीक है, तो लाल कुर्ता आंदोलन की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अब खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ये लाल कुर्ता आंदोलन है जो कि शुरू किया गया था। और इसके अलावा खुदाई खिदमत गर संगठन की स्थापना भी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही सन 1929 में किया गया था। पंजाब की मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके अलावा फ़राइज़ी आंदोलन अगर आपको आएगा तो फ़राइज़ी आंदोलन आपका हाजी सरायतुल्लाह और दादू मियाँ के नेतृत्व में किया गया था। तायूनी आंदोलन की बात करेंगे तो करामत अली जौनपुरी ने शुरू किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे जो कि लेबर पार्टी के थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। इसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल, मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड समाचार पत्रों से खिलाफत आंदोलन का प्रसार किया था। ठीक है, इसके अलावा जो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रंटियर गांधी, जिसे कि सीमांत गांधी के नाम जानते हैं, तो इन्हीं कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि 2016 दक्षिण एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो 2016 का दक्षिण एशियाई खेल की बात करते हैं तो टोटल उसमें 8 देशों ने भाग लिया था। ये जो दक्षिण एशियाई खेल था आधिकारिक तौर पर 12 यानी कि 12वां दक्षिण एशियाई खेल था। बहुखेल आयोजन है जिसमें बहुत सारे राष्ट्र है जो कि भाग लेते हैं। तो 2016 में 8 देशों ने भाग लिया था। ये जो खेल है आपका 5 फरवरी से 16 फरवरी 2016 तक गुवाहाटी और शिलोंग भारत में खेला गया था।
अगर एथलीट की बात करेंगे तो 2672 एथलीटों ने 22 किलो में 226 स्पर्धाओं में भाग लिया था। ठीक है, तो जब आपका देश पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है कितना खेल हुआ था, कितना स्पर्धा हुआ, या कितना एथलीटों ने भाग लिया। ठीक है, इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने 5 फरवरी 2016 को गुवाहाटी में 2016 एशियाई खेलों का उद्घाटन किया था। भारत ने 188 स्वर्ण पदक सहित 308 पदक के साथ खेल के पदक तालिका में अपना दबदबा जारी रखा, यानी कि फर्स्ट स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रथम बौद्ध संगीति के शासनकाल में आयोजित किया गया था। देखिए इससे जो संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, पहले ही बता दूं कि क्वेश्चन का स्वरूप आपका थोड़ा सा अलग था। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और 4 स्टेटमेंट में आपको इनकरेक्ट बताना था, जिसमें से इनकरेक्ट जो ऑप्शन था यही था कि प्रथम जो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, यानी कि बौद्ध संगीति है, वो कनिष्क ने कराया था। लेकिन गलत, वो कनिष्क ने नहीं कराया था, वो कराया था अजात शत्रु ने। ठीक है, तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में भी बौद्ध संगीति हुआ है, लेकिन जो सबसे अंतिम है, जो कि चौथा बौद्ध संगीति है, वो हुआ है। ठीक है, तो प्रथम वाला अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। पहली जो बौद्ध परिषद है बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के बाद उसी वर्ष बुलाया गया था, जो कि राजगिरी के थेरावन परंपरा के अनुसार 543-42 ईसा पूर्व के हैं। इसका आयोजन अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, तो आइए हम लोग चारों बौद्ध संगीति को बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला जो बौद्ध संगीति है वो दोस्तों आपका हुआ था 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसी वर्ष आपका जो भगवान जो गौतम बुद्ध थे उनका भी मृत्यु भी इसी वर्ष हुआ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो आपका हुआ था 563 बीसी में, लेकिन मृत्यु हुआ था 483 बीसी में। ठीक है, और इसका स्थान था राजगिरी। शासक था आपका अजातशत्रु। जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वो किया गया था महाकश्यप को। ठीक है, तो ये चारों चीज़ याद रखना है। दूसरा आपका 383 ईसा पूर्व में, यानी कि 100 साल के बाद हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। और शासक थे आपके कालाशोक और इसके अध्यक्ष थे आपके सवाका में। ठीक है, और इसके बाद आपका तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व में। स्थान था पाटलिपुत्र और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्ततीस। ठीक है, और जो चौथा जो आपका है बौद्ध संगीति हुआ था प्रथम सदी में, और ये हुआ था आपका कश्मीर में। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र। ठीक है, तो ये चारों बौद्ध संगीति थी। में भी आपका ये चारों बौद्ध संगीति से ही स्टेटमेंट दिया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि द व्हाइट टाइगर जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है या किसने लिखा है? तो व्हाइट टाइगर की बात करेंगे तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे अरविंद अडिगा। ठीक है, अरविंद अडिगा उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। 2008 में सिर्फ 33 साल की उम्र में अरविंद अडिगा ने अपने पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार भी जीता है। अरविंद अडिगा का जन्म 1974 में मद्रास में, जिसे कि अब चेन्नई कहा जाता है, में हुआ था और भारत के दक्षिण में मैंगलोर में बड़े हुए। इसके अलावा ये तो पहला उपन्यास था। दूसरा उपन्यास था आपका लास्ट मैन इन टावर, 2011 में प्रकाशित हुआ। इनका सबसे नवीनतम उपन्यास है आपका सिलेक्शन डे, जो कि एग्जाम में आ चुका है, वो आपका 2016 में हुआ था। और उनका उपन्यास था एक आपका एमनेस्टी, ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है। एमनेस्टी 2020 में प्रकाशित होने जा रहा है, यानी कि हो चुका है। ठीक है, तो एमनेस्टी, सिलेक्शन डे, लास्ट मैन इन टावर एंड द व्हाइट टाइगर, इस सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? ठीक है, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा हो सकता है कि आपका चेंज हो। ऑप्शन में भी आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दिया गया था और आपका वही राइट आंसर था, तो शहनाई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं तो इनका असली नाम था कमरुद्दीन खां। एक भारतीय वादक हैं जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। शहनाई एक संगीत वाद्य यंत्र है जो कि ओबो, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में समान है। उन्हें 2001 में सबसे उच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार एस सुब्बुलक्ष्मी और रविशंकर के बाद इस पदवी से सम्मानित होने वाले तीसरे शास्त्रीय संगीतकार थे। ठीक है, एम सुब्बुलक्ष्मी आपकी पहली संगीतकार थी, 1998 में इन्हें दिया गया था। पंडित रविशंकर आपके 1999 में भारत रत्न दिया गया था। बाद में 2001 में बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था और साथ में लता मंगेशकर को भी दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और 102वां जब इनका जन्मदिन था तो उन्होंने गूगल डूडल के साथ गूगल के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपका आया था। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था? ठीक है, तो खान ए खाना की उपाधि की बात करेंगे तो ये आपका मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान को दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान। ऑप्शन में आपका था।
अकबर ने मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान को खान ए खाना की उपाधि दी। रहीम का असली नाम था खान जदा मिर्ज़ा खान अब्दुल रहीम था। वह उसके दरबार के 9 महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक था, जिसे 9 रत्न के नाम से जाना जाता है। अकबर के 9 रत्न थे, जिसमें से सबसे प्रमुख राजा बीरबल था, तानसेन था, अबुल फजल था, ठीक है, जिसने अकबरनामा लिखा है। अकबरनामा अकबर की आत्मकथा है। फैजी है, राजा मानसिंह है, टोडरमल था, मुल्ला दो प्याजा है, इसके अलावा फ़कीर आज़ियाउद्दीन है, इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि कोशिका अंगक बृहत अणुओं के अंतः कोशिकीय पाचन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था लाइसोसोम। कोशिका अंगक बृहत अणुओं के अंतः कोशिका पाचन से जुड़ा हुआ है लाइसोसोम है। लाइसोसोम झिल्ली से बंधे हुए अंगक होते हैं जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जैसे जैव अणुओं को तोड़ने में सक्षम होते हैं। इनमें एसिड हाइड्रोलिस या पाचन एंजाइम होता है जो अतिरिक्त या खराब हो चुके अंगों, खाद्य कणों, निगले गए वायरस या बैक्टीरिया और मैक्रोमोलेक्यूल्स को पचाता है, ठीक है। तो ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मनरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है, ठीक है। तो मनरेगा के तहत बात करेंगे तो 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो इसका राइट आंसर 100 होगा, ठीक है। ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है 2005 में आया था। एक श्रम कानून है, सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसे आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2016 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था, के तहत लॉन्च किया गया है। पहली बार ये 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के द्वारा लागू किया जाता है। मनरेगा के लिए नोडल मंत्रालय की बात करेंगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तरदायी होता है। इसके अलावा मनरेगा का उद्देश्य जनादेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मनरेगा का पहले नाम था नरेगा, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में एक संशोधन किया गया। इस अधिनियम का नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया था और कुछ नहीं किया गया था, महात्मा गांधी जी का नाम इसमें सिर्फ ऐड किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपका बर्नौली के प्रमेय से भी देखने को मिला था, मे बी इसका डेफिनेशन पूछा गया हो। तो घर्षण रहित असंपीड्य द्रव के स्थिर निरंतर प्रवाह में स्थितीय ऊर्जा शीर्ष दबाव शीर्ष और गति शीर्ष का योग सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी संभावित शीर्ष दबाव शीर्ष और गति शीर्ष का योग स्थिर है, ठीक है। बाकी क्या पूछा गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बता ही दीजिएगा, इससे रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन किया था और यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपका सिक्किम के स्तूप से कोई प्रश्न आया था, यानी कि सिक्किम का स्तूप दिया गया था और रॉन्ग दिया गया था, तो ये भी प्रश्न नहीं समझ में आया कि क्या पूछा गया है, ठीक है। एक आपका हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से आया था 50% जो कंसेशन है वो दोस्तों आपका वुमेन को दिया गया था ट्रेवलिंग में HRTC में। तो ये भी प्रश्न आपका क्लियर नहीं है वर्ड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको क्लियरफाई कर दीजिएगा कि कौन कौन सा प्रश्न आपका क्या लैंग्वेज के सहित पूछा गया था। बाकी अभी तक आपका इतना ही प्रश्न जो कि थर्ड शिफ्ट के मिले हैं, बाकी मिलेंगे उसको हम PDF में देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।